नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दुनिया में अनिश्चितता के माहौल को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ऊर्जा बचाने की अपील की। इसके साथ ही साथ विदेश यात्रा नहीं करने और 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की बात कही और इसके तुरंत बाद वो खुद इन 5 देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत को ऊर्जा संकट से उबारने के साथ ही तकनीकी क्षेत्रों में महारत हासिल कराने का है। मगर ये सब संभव कैसे होगा? कैसे भारत की जनता को ऊर्जा संकट से उबारा जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया इस समय ऊर्जा के गंभीर संकट से गुजर रही है। इसका कारण अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध है। इस संकट से भारत भी अछूता नहीं है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से वाहनों का उपयोग कम से कम करने, नेताओं को अपने काफिले की गाड़ियों को कम करने और नागरिकों से 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील की है। और तो और प्रधानमंत्री ने इसको देखते हुए अपने काफिले की सारी गाड़ियों को हटाकर सिर्फ 2 वाहन ही रखे हैं। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का काफिला देख लीजिए, फिर आपको उनकी अपील भी सुनवाते हैं। साथियों, आज भारत तेजी से विकसित होने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस समय भारत कई विराट चुनौतियों का मुकाबला भी कर रहा है। साथियों, कोरोना काल के दौरान ही दुनिया सप्लाई चेन के बहुत बड़े संकट से गिर गई थी। कोविड के बाद यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया, उसने दुनिया की परेशानियां और बढ़ा दी। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, इन तीनों चीजों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। बीते 5-6 वर्षों में इस संकट से निपटने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपको याद होगा, उस समय और आज भी फर्टिलाइजर की एक बोरी दुनिया में 3-3 हजार रुपये में बिक रही थी। एक बोरी का 3,000 रुपया। कितना? आप बताएंगे एक बोरी का कितना? आंकड़ा नहीं, बोलिए मुंह से। 3,000 रुपया एक बोरी का। कितना? एक बोरी का कितना? एक बोरी का कितना? और भारत के किसानों को वही खाद की बोरी 300 से भी कम रुपये में दी जा रही है। 3,000 के सामने 300 रुपये में। सप्लाई चेन की इन मुश्किलों के बीच पिछले 2 महीने से हमारे पड़ोस में ही इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है और भारत पर तो और भी गंभीर असर हुआ है। साथियों, भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। इसके ठीक बाद ही पीएम विदेश के दौरे पर रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना विदेश यात्रा के पहले पड़ाव में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। यूएई के एयर स्पेस में जैसे उनका विशेष विमान घुसा, यूएई के लड़ाकू विमानों ने उसको एस्कॉर्ट किया। एयरपोर्ट पर भव्य सम्मान के बाद प्रधानमंत्री ने वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बेहद भावुक हो गए और कहा कि मुझे लगता है कि मैं अपने दूसरे घर आया हूं। तो वहीं यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी ने पीएम मोदी को सच्चा अनमोल रत्न बताते हुए कहा
ये दौरा द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और तकनीक के नए शिखरों पर ले जाएगा। भारत और यूएई के बीच ऊर्जा सहयोग, बुनियादी ढांचे और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जैसा आपने कहा, मैं अपने दूसरे घर आया हूं। ये शब्द, ये भाव मेरे जीवन की बहुत बड़ी पूंजी है। आज भी जिस प्रकार से आपकी वायुसेना के जहाजों ने एस्कॉर्ट किया, ये भारत के लोगों का सम्मान है। आपने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा के कारण कुछ इलाकों में जो परेशानियां हुई, उन पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। ब्रदर, पिछले कुछ समय से आपसे फोन पर तो बात होती रहती थी, परंतु मैं स्वयं आपसे मिलने के लिए बहुत ही बेताब था, आतुर था। मैंने क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे जितना हो सके उतना जल्दी आपके पास आना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आज आपसे मिलकर के मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई है। ब्रदर, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है, ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विजडम का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने में आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल की जाए। जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्यों पर संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान वहां रहने वाला सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय खास चर्चा में रहा। यह समुदाय उन भारतीयों के परिवारों से जुड़ा है जिन्हें करीब 153 साल पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से काम के लिए सूरीनाम भेजा गया था। बाद में इनमें से कई लोग नीदरलैंड आकर बस गए। आज भी समुदाय अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संभाल कर रखे हुए है। हेग शहर में रहने वाले लोग अब भी भोजपुरी और अवधी से जुड़ी सरनामी भाषा बोलते हैं। यहाँ भारतीय संगीत, भजन और भोजपुरी गीत काफी लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भी लोगों ने कथक, गरबा और भोजपुरी गीत पेश किए। करीब 2 लाख सूरीनामी हिंदुस्तानी लोग आज नीदरलैंड में रहते हैं। उन्हें यूरोप में भारतीय मूल का सबसे पुराना बड़ा समुदाय माना जाता है। इस दौरान कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर भी छुए हैं। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कोटि कोटि भारतवासियों का विश्वास मुझे न रुकने देता है और न थकने देता है। ये नॉन स्टॉप चले ही जा रहा है। साथियों, बहुत छोटी आयु से ही मैं देशभक्ति के रंग में रंग गया।
आप ही मेरा परिवार बन गया। स्व से समष्टि की ओर चल पड़ा, अहम से वयम का रास्ता चुन लिया। और फिर तो आपका सुख ही मेरा सुख बन गया, आपका कल्याण ही मेरा कर्तव्य बन गया। इसके बाद डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन और शाही परिवार के साथ उनकी बैठकें हुईं। इस दौरान मुख्य रूप से जल प्रबंधन, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर तकनीक और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों और साझेदारी को गहरा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को एक बड़ा उत्प्रेरक बताया। भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को ऐतिहासिक भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते से भारी बढ़ावा मिला है। जब लोगों के सपने सच होते हैं तो लोकतंत्र पर उनका भरोसा भी मजबूत होता है। साथियों, मैं आपको हाल के विधानसभा चुनाव का उदाहरण देता हूं। असम, बंगाल, क्या झालमुड़ी यहां भी पहुंच गई? असम, बंगाल, केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इस बार 80 से 90% तक वोटिंग हुई और इसमें भी विमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है और ये हर राज्य का ट्रेंड है। आज भारत में वोटर उत्साहित हैं, आप भी उत्साहित हैं। साथियों, हमें गर्व होता है, हर साल वोटिंग के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। साथियों, भारत में 90 करोड़ से 90 करोड़ से अधिक वोटर रजिस्टर्ड हैं। दो 2024 के लोकसभा चुनाव में 64 करोड़ लोगों ने वोट डाला, यानी यूरोपियन यूनियन की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा भारतीयों ने वोटिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड और नॉर्वे की डिप्लोमेटिक यात्राएं केवल हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने तक सीमित नहीं होंगी। ये भारत की उस गहरी चाल का हिस्सा है जहां दिल्ली खुद को एक शांत लेकिन बेहद ताकतवर टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट हब के रूप में देख रहा है। हिंडोल सेन गुप्ता के एनालिसिस के मुताबिक ये दोनों देश भले ही दुनिया के नक्शे पर छोटे लगें, लेकिन इनके पास वो चाबी है जो भारत को भविष्य की महाशक्ति बना सकता है। मोदी का ये विजन भारत को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि ग्लोबल सिस्टम में अपनी मर्जी चलाने की ताकत देना भी है। यह दौरा भारत की 21वीं सदी की महत्वाकांक्षाओं के स्तंभों को मजबूती देने वाला है। आप सभी से मुलाकात के बाद आज मुझे हिज मैजेस्टी द किंग और हर मैजेस्टी द क्वीन से मिलने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही
प्रधानमंत्री रॉब येतेन से भी विस्तार से कई विषयों पर चर्चा होगी। बीते वर्षों में जब भी मेरी नीदरलैंड से यहां के लीडर से बात हुई है, ये हमेशा भारतीय डायस्पोरा की बहुत प्रशंसा करते आए हैं। मतलब कि आप सबकी प्रशंसा करते हैं। आप नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहां की सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीदरलैंड और सेमीकंडक्टर का तिल्स्म क्या है, तो चलिए इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। असल में जब भी चिप या सेमीकंडक्टर की बात होती है तो अक्सर लोग अमेरिका या चीन का नाम लेते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी नीदरलैंड की ASML है। ये कंपनी UV लिथोग्राफी मशीनें बनाती है, जिसके बिना दुनिया का कोई भी मॉडर्न चिप नहीं बन सकता है। यह मशीनें इतनी एडवांस है कि पूरी दुनिया में इनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। भारत को पता है कि अगर उसे चिप मेकिंग का हब बनना है तो नीदरलैंड से दोस्ती बेहद जरूरी है। पीएम मोदी की कोशिश भारत को किसी एक सुपर पावर पर निर्भर रहने से बचाएगी। भारत माता की इतना प्यार, इतना उत्साह, सच कहूं कुछ देर के लिए मैं भूल ही गया था कि मैं नीदरलैंड में हूं। ऐसे लग रहा है जैसे भारत में ही कहीं कोई फेस्टिवल चल रहा है। वैसे तो द हेग को दुनिया सिटी ऑफ पीस एंड जस्टिस के रूप में जानती है, लेकिन आज यहां जो माहौल है, इस माहौल को देखकर लग रहा है कि द हेग लिविंग सिंबल ऑफ इंडियन फ्रेंडशिप बन गया है। भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाएं घरेलू स्टार्टअप्स और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बीच एक बैलेंस चाहती हैं। जब अमेरिका और चीन के बीच इस तकनीक को लेकर कोल्ड वॉर छिड़ा हो, तब भारत ने नीदरलैंड के साथ हाथ बढ़ाकर एक तीसरा रास्ता चुन लिया है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो न तो किसी देश पर दबाव डालती है और न ही तकनीक को लेकर किसी एक पर निर्भर करती है। भारत खुद अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए डच एक्सपर्ट्स की मदद ले रहा है, जो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में भारत को लीडर बना सकता है। खेती और निवेश का नया गेटवे कैसे बनेगा, लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। नीदरलैंड क्षेत्रफल में छोटा है, लेकिन खेती की तकनीक में दुनिया का उस्ताद है। भारत की बढ़ती जनसंख्या और
बदलता मौसम खेती के लिए बड़ी चुनौती है। डच तकनीक के जरिए भारत वर्टिकल फार्मिंग और प्रिसिजन फार्मिंग को अपना सकता है। इससे न केवल पैदावार बढ़ेगी बल्कि पानी की बचत भी होगी। मजेदार बात तो यह है कि किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत ने भी इसका समर्थन किया है। कह रहा है कि सोना खरीदने का गांव वालों का तो बहुत रह नहीं रहा। इस पर तो एक कानून बना दे शादी पे कि इससे ज्यादा सोना ना दिया जाए तो गरीब आदमी का पंडा छूट जाएगा, और जो अमीर है वो अपना खरीद रहा। भाई वो क्या किसे मान रहा। राहुल ने कई चीजें कही, ऑर्गेनिक पे भी उन्होंने बात करी। ऑर्गेनिक को तो बढ़ावा मिले, उसकी मार्केटिंग हो, उसके ऑर्गेनिक बाजार बने तो बहुत है किसान जो ऑर्गेनिक की खेती करते हैं, उनको मार्केट मिल जाएगी। और बहुत कंज्यूमर हैं जो ऑर्गेनिक की ही प्रोडक्ट खाना चाहते हैं, उनको भी उसका सीधा लाभ मिल जाएगा। ऑर्गेनिक करने वाले किसानों को सीधा उनके अकाउंट में पैसे जाएं जो खाद की सब्सिडी का है, तो कुछ फायदा उनको वहां से हो जाएगा। भाई प्रति एकड़ इन्होंने कहा कि हम 5 बैग देंगे, तो 5 बैग का जो सब्सिडी का पैसा उनके वहां पर चल जाए जो ऑर्गेनिक की खेती करे। किसान संगठनों से सुझाव ले लें तो बहुत सी चीजों का समाधान निकल जाएगा। दालों का उत्पादन कैसे बढ़ेगा, फसलों की कीमतें कैसे मिलेगी, कैसे किसानों को लाभ होगा, इन सब चीजों पे उन्होंने कहा। चलो एक आधा काम तो ठीक कहा उन्होंने कि ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे, तो उस पर तो ठीक करी बात। एक और तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सोना न खरीदने और विदेश दौरे पर नहीं जाने की नसीहत देते हैं। दूसरी ओर खुद विदेश के दौरे पर निकल पड़ते हैं। इसको लेकर देश में सियासत अब गर्म होती जा रही है। विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी के लोग प्रधानमंत्री पर सियासी हमले जारी रखे हुए हैं। जानते हैं वो दुनिया में चर्चित चेहरा है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, किसी से छिपकर तो जाते नहीं है। और इसीलिए दुनिया के बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थान उनको लेक्चर्स के लिए, व्याख्यान के लिए, वार्ता के लिए बुलाते रहते हैं, चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। अब नरेंद्र मोदी को तो विदेश जाकर गलबैया करने से, पप्पी झप्पी करने से, ही करने से फुर्सत नहीं है। अगर दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस नरेंद्र मोदी को इस लायक नहीं समझते कि उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, तो भाई इसमें हमारी क्या गलती है। और वैसे भी जब मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने मित्र गौतम अडानी को उस देश में धंधा पानी दिलाना, डील कराना। क्यों? क्योंकि वो गौतम अडानी के चीफ सेल्समैन हैं। तो भाई राहुल जी तो डंके की चोट पर विदेश जाते हैं, इसलिए कुंठित मत होइए भाजपाइयों, क्योंकि जब वो छुट्टी पर भी जाते हैं तो आप लोग लुक छिप कर उनका फोटो निकालते हैं, लीक करते हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उस बात का, हमें पता रहता है हमारा लीडर क्या कर रहा है। लेकिन असलियत इस बात की है कि राहुल गांधी जी पर अनर्गल आरोप लगाने से ना यह सच्चाई छुपेगी कि नीट की परीक्षा रद्द हुई है, पेपर लीक में एक बार फिर से बीजेपी के नेताओं का हाथ है, बड़ी साजिश है। विदेश यात्रा भी करना चाहिए। 12 सालों में आपने पूरे लगभग 70 देशों से अधिक विदेश यात्राएं आपने की, उसका क्या फायदा हुआ देश को? विदेश नीति कमजोर हुई, आर्थिक नीति कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गया। अपने चाहते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश यात्रा आपने किए और लगभग 815 करोड़ रुपए आपने विदेश यात्रा में फूके हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने सिर्फ जनता को फरमान सुनाकर पल्ला झाड़ दिया हो। उन्होंने सबसे पहले अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अपने काफिले के 2 वाहनों को छोड़कर बाकी के सारे वाहन हटा दिए। इसके बाद भी सियासत ने जब जोर पकड़ा तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग बचाव में आकर खड़े हुए। गुजरात के राज्यपाल ने तो बकायदा प्रदेश की जनता को संबोधित करके इसकी जानकारी दी है, जबकि नई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी विपक्ष की सियासत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुन ले राहुल गांधी, वो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात करते हैं। एक एक बूंद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रगों में है खून की, वो देश हित और भारत के लिए है।
कॉम्प्रोमाइज कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी धरती पे जाके जो ताकतें भारत विरोधी हैं उनसे बातचीत करता है, षड्यंत्र रचता है। क्या ये सच नहीं है राहुल गांधी जी, अरविंद केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी? 70 दिन हो गए युद्ध शुरू हुए, क्या तेल की कमी हुई? आज हमारा देश एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। वैश्विक संकटों और पश्चिम एशिया के चुनौतीपूर्ण हालातों के बीच हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए 7 प्रमुख अपीलें की हैं। प्रधानमंत्री जी का यह आह्वान केवल एक अपील नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा का कवच है। प्रधानमंत्री जी की इस अपील को शिरोधार्य करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि जब तक पेट्रोलियम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं राज्य के भीतर किसी भी आयोजन के लिए हेलीकॉप्टर या हवाई यात्रा का उपयोग नहीं करूंगा। अरे इतनी कठोर बातें कह दी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सी कठोर बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने? यदि प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई साल 6 महीने सोना मत खरीदो, तो क्या ये कठोर है? मैं सुनना चाहती हूँ आपसे, क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत को एक विश्वसनीय आर्थिक साझेदार और वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह यात्रा न केवल व्यापारिक संबंधों को गति देगी, बल्कि नवाचार और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका को भी और अधिक प्रभावी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।